All right, hi everyone. Good morning. Yeah, hi Sayam, hi Harsh. Good morning Shravya. Good morning Precious. Yeah, hi Sarvesh. Good morning. All right. Last class में हम लोगों ने I think यहाँ तक का part देखा था. We were able to learn couple of concepts in this chapter of redox reactions. एक बार quick recap दे देता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या हम लोगों ने देख लिया है. हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, राइट. वी हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एंड कैसे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है. आयोनिक कंपाउंड्स में, कोवलेंट कंपाउंड्स में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से वी अंडरस्टैंड द कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. However, sometimes the drawing of structure is a bit challenging. It takes a bit more time. तो हमने उसके लिए क्या सीखा यहाँ पर, that there are certain other methods जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं to determine oxidation number. and उसमें जो तरीका हमने देखा था वो क्या था, we use certain guidelines, ठीक है. वो guidelines हम लोग फॉलो करते जाएंगे तो उससे हमें कुछ एग्जाम्पल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने में आसानी हो जाएगी. वी विल नॉट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन ड्राइंग द स्ट्रक्चर. थोड़ा बहुत फास्टर तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल पाएंगे. However, you must understand that the best method is actually drawing the structures, ठीक है. if you don't draw the structures and use this guideline तो हो सकता है आपका आंसर करेक्ट आ जाए, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो, ठीक है. मैं कुछ एग्जांपल्स आपको आज बताऊंगा भी सही कहाँ कहाँ पे गड़बड़ रहती है. वो कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने रहेंगे. बट यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर बेसिस द सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस दैट वी हैव, ठीक है. एंड इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये कुछ एग्जांपल्स लास्ट क्लास में यहाँ तक प्रैक्टिस करे थे. इनमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? ठीक है, तो अब इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स you might come across questions like this one, ठीक है, FeSO4, ठीक है. उसी कंटिन्यूएशन में चलते हैं और इस क्वेश्चन में आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आयरन का और सल्फर का दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ठीक है. दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट. तो अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, आपके सामने प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि दो अननोन हो गए,
ना तो आपको Fe का रूल पता है, ना ही आपको सल्फर का रूल पता है, रूल बोलूं या गाइडलाइन बोलूं। आपको ऑक्सीजन का जरूर पता है। ऑक्सीजन का क्या गाइडलाइन आपने पढ़ा है? दैट इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है इसका? -2। ठीक है। बाकी आयरन का और सल्फर का isn't something which you are able to find a rule or a guideline to। तो अब हम कैसे वर्क करेंगे? तो इसमें अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको इस सब्सटेंस में क्या कटायन है क्या अनायन है वो समझ में आ जाएगा। डू यू रिमेंबर दैट दिस इज अ सॉल्ट एंड इसमें क्या कटायन और क्या अनायन रहता है? नहीं सही हम। हाँ राइट प्रशस्त। Fe2+ आपका कटायन रहेगा, राइट। एंड SO4 2- सल्फेट आयन जो हम बोलते हैं वो आपका अनायन रहेगा, राइट। तो विद दैट नॉलेज मैं एटलीस्ट इतना बोल सकता हूँ दैट हाँ यहाँ पर मुझे इतना समझ में आया दैट Fe+2 रहेगा एंड सल्फेट आयन रहेगा दूसरा, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट अब आप नोटिस करोगे तो आई कैन से दैट आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा। एंड सल्फेट वाले में अब मैं मेरा रूल अप्लाई कर सकता हूँ। व्हाट वाज द रूल? दैट सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज। ठीक है, तो उससे मेरा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएगा। ये समझ में आया? लिखा आप लोगों ने? कैसे वर्क किया ये? ठीक है, जरा इसमें बताओ मुझे व्हाट विल बी दी oxidation state of iron and sulfur in this compound which is called as ferric sulfate। ये ऊपर वाला जो था इसका नाम क्या था? दिस वाज कॉल्ड एज फेरस सल्फेट। ठीक है, जो नीचे वाला है इसका नाम है फेरिक सल्फेट। हाँ, तो इसमें कैन यू फिगर आउट व्हाट आर द कैटायंस एंड अनायंस? राइट, ये इसमें 2 Fe3+ के आयंस रहेंगे और 3 सल्फेट के आयन रहेंगे, अनायन रहेंगे, राइट। इतना अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आया? आई होप इतना तो अपने को आता ही है ना, मॉलिक्यूल देख के इतना फिगर आउट करना। अब Fe3+ का ऑक्सीडेशन नंबर 3 रहेगा और सल्फेट में जैसे अपन ने ऊपर निकाला सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल भी क्लियर है? लिख लिया सबने? हाँ लिख लो लिख लो। ऑलराइट, अब इसके अलावा नोटिस करना that sometimes these rules give us fractional values of oxidation number। जनरली तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होना चाहिए? इंटेजर होना चाहिए ना, प्लस में या माइनस में, बट इट शुड बी एन इंटेजर वैल्यू। बट अगर मैं ये रूल्स अप्लाई करता जाऊंगा और क्वेश्चंस में और एग्जांपल्स में तो समटाइम्स यू विल फाइंड दैट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। वो जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी एक्चुअली एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे? यहाँ पर नोटिस करना, डू यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल ऑफ PbO3
जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, PB3O4। PB3O4 पे, ठीक है, अगर मैं आपको रूल्स नहीं बताऊंगा, एज इन ये नहीं बताऊंगा कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है। याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको PB3O4 का एग्जांपल डिस्कस करते करते बताया था, इफ यू रिमेंबर। ये PB3O4 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PB एंड ऑक्सीजन बताओ, ठीक है। एंड फिर उसमें मैंने आपको हिंट दिया था दैट यू नो PB3O4 इज अ मिक्स ऑक्साइड, PBO एंड PBO2 का, राइट। एंड उसमें PB+2 स्टेट में और +4 स्टेट में, दोनों में रहता है, ठीक है। यहाँ पे PBO में +4 में रहेगा और PBO2 में, PBO में +2 में रहेगा और PBO2 में +4 में रहेगा, ठीक है। एंड जो एवरेज वैल्यू है वो मैंने आपको बताया था 8/3 है। तो ये एवरेज वैल्यू अब आपका यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला या अपने गाइडलाइंस, तो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर मुझे PB का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, 3 times x plus 4 times -2 should be equal to 0, and hence you will come up with the answer that x is equal to 8/3, right। तो ये क्या आंसर हो गया आपका, दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PB, ठीक है, फॉर एक्चुअल, ठीक है। वैसे तो इससे काम चल जाएगा, ठीक है। आगे जो कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, आगे जो डिस्कशंस हम लोग करेंगे, उसमें इसी वैल्यू से काम चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अगर आपको स्टिल एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए फॉर एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PB, then we need more information. What is that more information? That PB3O4 is a mixed oxide of PBO and PBO2 in 1:1 रेशो, और फिर उससे आपको आंसर निकलेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर नोटिस करोगे C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, इस पर अगर आप अपना फॉर्मूला लगाओगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, बताना जरा। What will be the oxidation number of carbon in this? Correct. You apply the formula, you get the answer as 4/3. But you can understand that ये जो 4/3 वैल्यू आया है ये एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज अगर आपको निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इसका। याद है ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में बनाया था बहुत पहले, कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, राइट। सो कैसा रहेगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हाँ। अब आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा दैट आउट ऑफ द 3 कार्बन एटम्स 2 +2 हैं और एक 0 है। समझ में आया स्ट्रक्चर देखकर, ठीक है। बट क्या ये वैल्यू गड़बड़ होगी, द आंसर इज नो। ये वैल्यू भी चलेगी, आगे कैलकुलेशंस वगैरह में आप एवरेज वैल्यू से भी काम चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, इस कंपाउंड में बताओ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, करेक्ट।
यू अप्लाई द फॉर्मूला सिंपली, आपका आंसर आ जाएगा 16/3, बट दैट विल बी द एवरेज वैल्यू, है ना। अब इसमें अगर करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना नहीं आता होगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ सिंपल कंपाउंड, समथिंग दैट वी हैव सीन बिफोर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। और अगर इसमें अब आपको कंप्यूट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो कैसा रहेगा, आप यहाँ पे फिगर आउट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड रहेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट द लेफ्ट वाला ब्रोमीन, इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू दिस ऑक्सीजन, टू दिस ऑक्सीजन, टू दिस ऑक्सीजन, तो कितना आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +6। सिमिलरली राइट वाला ब्रोमीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +6। सेंटर वाले ब्रोमीन ऊपर वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नीचे वाले को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगा, ठीक है। एंड हेंस द एवरेज वैल्यू 16/3। समझ में आया? ठीक है, ड्रॉ कर लिया आपने? हाँ, सो यहाँ पर अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नोटिस करना, दैट while using the rules in some cases we get fractional oxidation number, that would be the average oxidation number of the element। एक्चुअल के लिए स्ट्रक्चर लगेगा, बट एवरेज निकालना इज ऑल्सो ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके। इसमें बताओ, सोडियम थायोसल्फेट ये कंपाउंड है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, हाँ करेक्ट सर्वेश, नहीं संयम, नहीं गौतम, नहीं प्रशस्त, हाँ अभी आपका करेक्ट है संयम एंड हर्ष, हाँ प्रशस्त। सो इसमें आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा ना, 2 × 1, सोडियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का 1 रहेगा, ऑक्सीजन का -2 रहेगा, एंड सल्फर का हम लोग x मान रहे हैं, तो x का वैल्यू 2 आया कि नहीं आया। बाकी और आंसर्स जो आ रहे थे आप लोगों के, उसमें क्या गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब इसमें लेट मी जस्ट रब द आंसर, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। हाँ, अगर मैं आपसे अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, वैसे तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर हमने शायद बॉन्डिंग में देखा था, बट अगर नहीं देखा था तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके सामने यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ये दोनों कटायंस हैं और ये मेरा अनायन है, ठीक है। तो कटायन के लिए तो खैर काफ़ी आसान हो गया, ठीक है, दैट यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इस अनायन में कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर एटम्स। अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करूं तो इस ऑक्सीजन ने
एक इलेक्ट्रॉन तो ले रखा है और सल्फर से भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ऑक्सीजन -2 हो गया, ये ऑक्सीजन भी -2 हो गया, ये ऑक्सीजन भी -2 हो गया। व्हाट अबाउट दीज टू सल्फर एटम्स, इनका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका 0 और इसका 4। ओके, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें एक नई चीज आपके सामने आ रही है। ठीक है, ध्यान से नोटिस करना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये जो सल्फर है ऊपर वाला, ये sp2 हाइब्रिड है, एंड ये जो नीचे वाला सल्फर है ये sp3 हाइब्रिड है। ठीक है, अब एंड आपको ये भी पता है कि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है, मोर s कैरेक्टर होता है इसमें। तो अब मुझे बताओगे दैट व्हाट वुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज सल्फर एटम्स? प्रॉपर साइन के साथ बताना सही है। हाँ, तो ये ऊपर वाला सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया। व्हाट अबाउट द सेंट्रल सल्फर एटम? ठीक है, ये ऊपर 2 दे रहा है, नीचे 2 दे रहा है, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +6। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ये जो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस हेडिंग के अंदर जो मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर सम क्लासिक एग्जांपल्स जिनके बारे में आपको ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, व्हेन यू विल रीड एनसीईआरटी और सम अदर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, तो उसमें जब ऑक्सीडेशन नंबर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये एग्जांपल्स कॉमनली मेंशन करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग देम इन योर नोट्स, सो दैट इन फ्यूचर आपको ध्यान में रहे इन एग्जांपल्स के बारे में। इनमें एवरेज वैल्यूज तो खैर आप फॉर्मूला से निकाल ही रहे हो, ठीक है, बट एक्चुअल वैल्यूज थ्रू देयर स्ट्रक्चर्स भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, सेंट्रल एटम के बारे में देखो ना, यहाँ पर इसके अराउंड कैसे कैसे बॉन्ड्स हैं प्रशस्त। लेफ्ट में इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ऊपर वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो कितना हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। ठीक है, ऑलराइट, चलो एक और ये वाला ट्राई करो, सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, अगेन अ क्रूशियल एग्जांपल। इसमें लेट्स से मैं आपसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मांग रहा हूँ। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लगा के मुझे एवरेज वैल्यू बता दो। ठीक है, बेस्ड ऑन द एवरेज वैल्यू। करेक्ट ईशान, करेक्ट सर्वेश, करेक्ट संयम, करेक्ट प्रशस्त, करेक्ट अहम। ठीक है, 2.5 या 5/2, दैट विल बी योर एवरेज वैल्यू। ठीक है, आई होप ये सबको आ ही गया था। अब गिव मी 1 मिनट, आई विल जस्ट draw the structure as in remove the answers, and अब आप मुझे बताना what will be the actual oxidation state of the sulfur atoms over here. ठीक है, यहाँ पर ये तो आपके कटायन अनायन हो गए, ये कटायन है, ये कटायन है, 2 सोडियम कटायन है, और ये टेट्राथायोनेट अनायन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम टेट्राथायोनेट अनायन होता है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स आपको नहीं आता था, ठीक है, ना ही आपसे एक्सपेक्टेड था कि आपको पता होगा, बट अब जो मैंने बता दिया है इसको आप फ्यूचर के लिए याद रखना। इट इज अ वर्थ रिमेंबरिंग एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे बता पाओगे कि व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर एटम्स?
इफ यू आस्क मी एज अ हिंट, मैं आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बोलूंगा तो ये सल्फर एटम्स भी sp3 हाइब्रिड है और ये सल्फर एटम्स भी sp3 हाइब्रिड है। ठीक है, अब जरा बताओ। हाँ राइट सर्वेश, राइट संयम, नहीं ईशान। ये ऑक्सीजन तो सारे -2 हो गए, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब यहाँ पर जो सल्फर हैं वो सेम ही हाइब्रिडाइजेशन के है ना, तो उनके बीच में फिर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ही रहेंगे, विल नॉट शिफ्ट देम टू एनी अदर। करेक्ट। तो यहाँ पर अब मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा दैट ये लेफ्ट वाला सल्फर के बारे में देखो, ये लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऊपर वाले को 2, नीचे वाले को 2, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। और ये राइट में तो खैर इक्वली शेयर करा हुआ है, तो ये लेफ्ट, ये जो सल्फर एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गया। वैसे ही जो एक्सट्रीम राइट में सल्फर है उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ जाएगा, एंड ये जो बीच वाले सल्फर है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा। ठीक है, समझ में आया हाउ द एवरेज इज कमिंग 2.5। चलो ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करना, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको मैंने बताया दैट बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी आर गेटिंग एवरेज वैल्यूज लाइक द फ्रैक्शनल वैल्यूज। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है इन गिने चुने एग्जांपल्स का, सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इफ आस्क्ड। एंड पूछा जा चुका है इनफैक्ट, ये जो सोडियम टेट्राथायोनेट है ना, ये जेई के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है पहले, और ये इस चैप्टर में बहुत जगह यूज भी होगा। ठीक है, जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत ही कॉमन रिएजेंट की तरह यूज होगा। नाउ टेट्राथायोनेट, ये लिखा ना यहाँ पे, टेट्राथायोनेट। अच्छा, अब थोड़े से और एग्जांपल्स नोटिस करना, ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं जहां पर ये जो रूल्स हैं ये हमें इनकरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, एंड आप जज भी कर पाओगे कि वो इनकरेक्ट वैल्यूज क्यों होंगी। ठीक है, कैसे, एक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स से यू हैव एन एग्जांपल ऑफ CrO5। नाउ इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल रहा है, अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो एज पर द रूल्स मेरा वैल्यू आ रहा है +10। ठीक है, सो दिस इज लाइक गड़बड़। इसमें आपको ये हिंट कैसे मिलेगी कि एलिमेंट्स में, ठीक है, 7 या 7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलना इज नॉट फाउंड, इट्स लाइक रेयर। अगर किसी का 7 से ज़्यादा मिल जाता है तो वो भी एक रेयर फिनोमिना है, 8 मिल जाए। ठीक है, बाकी ऐसे वैल्यू ऑफ +10 ऑक्सीडेशन स्टेट आना इज समथिंग विच इज लाइक टू डाउटफुल। ठीक है, तो अब इसमें देयर मस्ट बी सम हिडन इंफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर, तो लेट मी गिव यू द स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड आप लोग बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर मुझे बताना व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर एक फैंसी सा स्ट्रक्चर रहेगा जो कि आप आगे भी देखोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा ये स्ट्रक्चर व्हेन यू विल बी स्टडिंग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड उनके कंपाउंड्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है CrO5 का, इसको ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, अब आपको इसमें समझ में आया दैट इसमें ये वाला ऑक्सीजन तो -2 है। व्हाट अबाउट दीज लेफ्ट वाले ऑक्सीजन्स, कैन यू सी दैट दे आर peroxide ऑक्सीजन्स।
ठीक है, इसमें ओ लिंक रहेगा ना, ये परऑक्साइड ऑक्सीजन रहेंगे। तो अब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। क्लियर है? ये एग्जांपल समझ में आया? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। हाँ, ये वाला मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, इन द मीन टाइम लोग कॉपी कर रहे हैं। आप लोग ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे। H2SO5 में व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? हाँ, कोई तो स्पैमर है। एनीवेज, तो यहाँ पे आप जब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है? नहीं नहीं, लैरोज नहीं, कैरोज, कैरोज एसिड, CSC। सो आप रूल यूज कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है +8। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है? ठीक है, +8 कैसे हो सकता है? मतलब सल्फर के पास में वैलेंस शेल में ही 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज कर सकता है? तो इसका अब स्ट्रक्चर मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वापस से अब आप स्ट्रक्चर देखकर आंसर करना। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। बेस्ड ऑन दिस नाउ ट्राई टू गेट द आंसर। क्या रहेगा?
करेक्ट। तो इसमें ये परऑक्साइड लिंकेज रहेगा, ये स्ट्रक्चर में था। तो ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों एक्चुअली -1 है, ये दोनों ऑक्सीजन -2 नहीं है। ये वाले ऑक्सीजन -2 रहेंगे, हाइड्रोजन ये +1 रहेगा। एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस यू आर एबल टू सी क्लियरली दैट सल्फर इज एक्चुअली +6। ठीक है, ऊपर दो नीचे दो, एक लेफ्ट में ऑक्सीजन एक राइट में ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल जो कि आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड H2S2O8। इसमें बताना सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कमिंग ओवर हियर। ठीक है, अगेन एज पर द रूल्स इफ यू आर गोइंग, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2, तो सल्फर का आ जाएगा +7, राइट। बट अगेन यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ये तो गड़बड़ है, सल्फर का 6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। दैट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी। सल्फर का 6 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 होंगे। तो अब वापस से मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दे देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। एंड उस स्ट्रक्चर में से आप मुझे देख के फटाफट बता दो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है अब। राइट, ये जो ऑक्सीजन है ये परऑक्साइड लिंकेज वाले ऑक्सीजन रहेंगे, -1 रहेंगे। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस नाउ इफ यू विल सी द सल्फर एटम्स विल बी +6 ईच। ठीक है, ऑल राइट। तो दिस वाज द क्विक समरी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या ओवरव्यू है, ध्यान से नोटिस करना। हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख रहे हैं और हमने ये कुछ मेथड या एक से गाइडलाइन सीखी थी, और इन गाइडलाइंस को हम लोग जनरली यूज करेंगे टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। काफ़ी सारे एग्जांपल्स में गाइडलाइन यूज करूंगा, बट समटाइम्स ये गाइडलाइंस जो हैं ये हमें, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज देती हैं, विच एक्चुअली इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स में ये मैंने दिखाया आपको, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने दिखाया आपको। ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना, दीज आर प्रिटी कॉमनली नोन एग्जाम्पल्स। ठीक है, और इनमें एक्चुअल शेप या स्ट्रक्चर कैसा है मॉलिक्यूल का, और उसमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एटम्स या एलिमेंट्स का, वो ध्यान में रखना। ठीक है, फिर ये मैंने कुछ एग्जांपल दिखाए जिनमें इनकरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी मिल जाता है बिकॉज ऑफ द रूल्स। क्यों, बिकॉज उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ रहता है। तो अगेन ये जो 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपके साथ में डिस्कस करे, ये डेफिनेटली आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, दे आर गोइंग टू बी क्रूशियल। अदरवाइज इन जनरल आपके सामने जो एग्जाम्पल्स रहेंगे while doing questions and all, मोस्टली सब में रूल्स लग जाएंगे। ठीक है, एंड आपका काम हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, आप अपने मन से मत बनाओ ऐसे रैंडम लो स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो क्रिएटिविटी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में लगा के देख ली थी। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं बनेंगे ना जिसमें ऐसे 3 मेंबर रिंग बनेंगी। ठीक है, अनस्टेबल रहते हैं वो। ये तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है, ये काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड होता है CrO5। ठीक है, ये ऐसे बीच में बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए बनता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। हाँ, आपको नहीं पता चलेगा कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये तो मैंने इसलिए आपको बताया ना कि ये एग्जांपल ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, देख लिया सर्वेश। आगे बढ़े।
All right, so let's now get into redox reactions. So notice करना, जब हम केमिकल रिएक्शंस का डिस्कस करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में यू कैन हैव रिएक्शंस विच आर नॉन रेडॉक्स वर्सेस रेडॉक्स रिएक्शन. नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होंगे, जो एटम्स होंगे, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है. एंड रेडॉक्स रिएक्शन में आप नोटिस करोगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है. लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर विद प्रैक्टिस. ठीक है, मैं आंसर रब कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही मुझे चेक करके बताओगे वेदर अ रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स. ठीक है, मैं 3-4 एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस करूंगा. ठीक है, एक मिनट दो मुझे, लेट मी जस्ट रब सम ऑफ दिस ऑप्शंस. एक मिनट, जस्ट 1 मिनट. थोड़ा सा इसमें ना कॉम्प्लिकेशंस भी लेके आऊंगा मैं, इजी इजी एग्जांपल्स के ओवर एंड अबव. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ऑलराइट, क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नॉन रेडॉक्स है? चेक करके बताओ जरा. या चलो पहला एग्जांपल तो मैं ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए. सो इफ आई लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, HCl में हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1 है. NaOH में सोडियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है. राइट. राइट हैंड साइड में NaCl में सोडियम +1 है, क्लोरीन -1 है. H2O में ऑक्सीजन -2 है. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? +1 रहेगा ना, दोनों एटम दोनों +1 स्टेट में रहेंगे. ठीक है, तो मत बोल देना यहाँ पर. तो कैन यू सी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है क्या? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है. तो ये क्या हो गया? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, चलो इसमें आइडेंटिफाई करो. लेट मी नो. जिंक सॉलिड is combining with HCl to give you ZnCl2 and H2 gas. Is this a redox or a non-redox reaction? Correct. This will be a redox reaction. As you can notice, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1. ZnCl2 में क्लोरीन -1 रहेगा तो जिंक आपको समझ में आ जाएगा +2 है, एंड H2 में हाइड्रोजन 0 रहेगा. राइट, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगा ना. ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. कैन यू सी जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ के +2 हो जा रहा है, एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से डिक्रीज होके 0 हो जा रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया ना. दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. और इसमें अब आप कुछ ये टर्म्स ध्यान से नोटिस करना. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. तो वी कैन से यहाँ पर जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. कैन यू सी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग, +1 से 0 जा रहा है. तो वी कैन से दैट हाइड्रोजन और HCl एज अ होल भी बोल देते हैं, इज अंडरगोइंग रिडक्शन. ये समझ में आया?
अच्छा, अब साथ में यहाँ पर आप नोटिस करना, देयर इज अनदर टर्म दैट इज इंट्रोड्यूस्ड, जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। लाइक ये सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होता है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, तो ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड HCl इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये टर्म की आदत धीरे धीरे लगेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ग्रेट। अब नेक्स्ट नोटिस करना, और मैं थोड़े से एग्जांपल प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। फटाफट बताओ वेदर दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। करेक्ट, दिस इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। आप करोगे यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो कुछ बच्चे फास्ट होते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। व्हेन आई एम डूइंग दिस डिस्कशन, सम स्टूडेंट्स फाइंड इट टाइम लगता है कंज्यूमिंग, कि यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, नाइट्रोजन का निकालेंगे, थोड़े धीरे धीरे पिक करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाना अभी। ये ऑक्सीडेशन नंबर रहेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ना तो नाइट्रोजन का, ना हाइड्रोजन का, ना ऑक्सीजन का, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसमें बताओ जरा, इसमें क्या हो रहा है? रिडॉक्स है, नॉन रिडॉक्स है? करेक्ट, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर मैं लिखूंगा, जिंक का 0, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना आ गया यहाँ पर? +5, ठीक है। सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, +1 -2 +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, तो जिंक कितना दिख रहा है यहाँ पर? +2, है ना। NH3 में हाइड्रोजन +1, तो नाइट्रोजन -3, +1 -2। तो while after getting all these oxidation state values, I can see that zinc 0 से +2 जा रहा है ना, एंड नाइट्रोजन +5 से -3 जा रहा है, ठीक है। हमेशा ऐसा होगा, कोई ना कोई रिड्यूस होगा तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। यस, तो जिंक इज आर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इटसेल्फ इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, एंड नाइट्रोजन, या यू कैन से दिस सोडियम नाइट्रेट is our oxidizing agent, it itself is undergoing reduction, ठीक है।
चलो थोड़ा सा और मेहनत करो, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस वन। बताओ जरा। करेक्ट। तो यहाँ पर आप फिगर आउट कर पाए PbNO3 में कैसा रहेगा, ये Pb2+ कटायन रहेगा, है ना, Pb2+ कटायन रहेगा और NO3- अनायन रहेगा। NO3- में ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन +5। ठीक है। K2CrO4 में पोटेशियम अल्कली मेटल है +1, ऑक्सीजन -2। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा दैट क्रोमियम विल बी +6। ठीक है। अब आप यहाँ पर फिगर आउट करोगे तो वापस से आपको स्ट्राइक करेगा। ठीक है, वैसे तो ये कुछ कॉमन सा एग्जाम्पल नहीं है, बट आप नोटिस करोगे कटायन एनायन इसमें, तो क्या दिमाग लगेगा आपका, दैट ये जैसे यहाँ पर आपने नोटिस करा ना, यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि ये CrO4 2- आयन है। यहाँ से हिंट मिला क्योंकि पोटेशियम +1 रहेगा, तो यहाँ से हिंट मिल जाएगा CrO4 2- आयन है। तो वही नॉलेज आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि Pb+2 है। ठीक है। एंड बाकी CrO4 2- आयन में वही सब चीज़ें हैं, ऑक्सीजन -2 और क्रोमियम +6। एंड KNO3 में तो आपको पता ही है, पोटेशियम +1 है, नाइट्रोजन +5 है, ऑक्सीजन -2 है। So you can see, right, the cations and anions, and based on that come up with the answer that it's a non-redox reaction. ठीक है, it's like a double displacement reaction in which oxidation states are not changing. ठीक है, समझ में आया ये? फटाफट ये एक और एग्जांपल कर दो, let me know whether it is redox or non-redox. राइट, दिख रहा है आपको क्लियरली? आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा। व्हाट ओवर हियर, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, और ये वाला सल्फर कितना होता था, +2, है ना। यहाँ पर आप देखोगे सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, तो ये सल्फर कितना आएगा, +2.5। ठीक है, चलेगा, एवरेज वैल्यूज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम। और यहाँ पर ये सोडियम +1, आयोडीन -1, so you can see clearly that iodine is undergoing reduction, that is your oxidizing agent, and this hypo, ठीक है, इसको हम लोग हाइपो, या ऊपर मैंने इसको नाम दिया था सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये सोडियम थायोसल्फेट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अभी आपको मैं कोई सा भी रिएक्शन दूं, उसमें वो रिएक्शन रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स है वो आप बता सकते हो। एंड अगर वो रेडॉक्स है तो कौन सा स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी बता सकते हो। इतना पार्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा और नॉलेज अक्वायर करते हैं। वेल, लुक एट द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना, कुछ टाइप्स मैं आपको अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और ये टाइप्स मेरे आगे अपकमिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, अभी के लिए नोट करके रखना है। पहला तो हो गया टाइप विच इज अ सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन? ठीक है, एक सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर रहा है, एज इन वन सब्सटेंस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड अनदर सब्सटेंस इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ठीक है, काफी
लाइक सिंपल तरीके से ये आपके सामने हो रहा है, ठीक है। जो एग्जाम्पल अपन ने ऊपर डिस्कस करे, ठीक है, मोस्ट ऑफ दोज आर यू कैन से सिंपल रिडॉक्स रिएक्शंस ओनली, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप देखोगे, FeSO4 प्लस KMnO4 इज गोइंग टू गिव यू Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस K2SO4, ठीक है। मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल लिख दिया, तो इसमें यू कैन सी दैट एक सब्सटेंस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड एक सब्सटेंस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ठीक है। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बाकी सब जो स्पीशीज हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज करा जाता है कॉल्ड एज स्पेक्टेटर्स, ठीक है। दे आर नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। लिखा सबने? हाँ, लिख लो। ऑल राइट, नेक्स्ट नोटिस करना, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। खूब बड़ा सा नाम है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें आप क्या होगा देखना एग्जांपल के थ्रू, Br2 plus OH minus is giving Br minus plus BrO3 minus plus H2O. Can you see something different in this reaction as compared to the previous examples that we were discussing? Same element is undergoing reduction as well as oxidation, ठीक है। ब्रोमीन ही रिड्यूस हो रहा है, ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। Such reaction are called as disproportionation reaction, ठीक है। एक टाइप है, आगे काम आएगा, ध्यान में रखना है। Then there is another type called as comproportionation, ठीक है। आप चलो पहले डिस्प्रपोर्शनेशन लिख लो, फिर मैं कॉम्प्रपोर्शनेशन भी समझाता हूँ। लंबे लंबे वर्ड है, मीनिंग सिंपल ही है। देखना कॉम्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, अब इसका उल्टा कर दो, ठीक है। सेम एलिमेंट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रपोर्शनेशन ओनली, ठीक है। जैसे I माइनस प्लस IO3 माइनस इज गिविंग I2 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंसिंग बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ मैं इन रिएक्शन की, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। क्योंकि जो स्पेक्टेटर स्पीशीज है उन पे मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है। जो रिडॉक्स स्पीशीज हैं, जो एटम्स रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उन पे मेरा खास ध्यान है। तो उसमें आप देखोगे दैट सेम एलिमेंट, ठीक है, आयोडीन ही है जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। तो वो सेम ही चीज़ है जो कि कॉम्प्रपोर्शनेशन सॉरी डिस्प्रपोर्शनेशन में हो रही थी, बट यहाँ पर उसके रिवर्स तरीके से हो रही है, ठीक है। पहले में क्या था, एक ऑक्सीडेशन स्टेट से मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहा था, यहाँ पर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट से किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो इट इज बेटर डिस्क्राइब्ड एज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। लिखा ये कॉम्प्रपोर्शनेशन,
ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, कैसे करेंगे इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन? इसमें आप नोटिस करना, KClO3 एग्जांपल दिख रहा हूँ, KClO3 इज गिविंग KCl plus O2, राइट? इफ यू लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पोटेशियम यहाँ पे स्पेक्टेटर है, लेफ्ट हैंड साइड भी +1 है, राइट हैंड साइड भी +1 स्टेट में है. क्लोरीन +5 से -1 जा रहा है, ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है. ठीक है, तो क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन व्हाइल ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, राइट? अच्छा, अब इसमें ऐसा क्या अलग था एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल्स? कैन यू टेक अ गेस फ्रॉम द नेम that has been given? What do we mean by intramolecular? इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या हो जाएगा? विद इन द मॉलिक्यूल. सो विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? आपस में ही एलिमेंट्स या एटम्स इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर ले रहे हैं. एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन and element undergoing reduction are part of the same molecule. Such case is called as intramolecular redox reaction या ऑटो रिडॉक्स. ठीक है, ऑटो रिडॉक्स क्यों? लाइक इस स्पीशीज को किसी और की जरूरत नहीं है ना टू अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन. ये खुद ब खुद अपने इंटरनली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर ले रहा है. ठीक है, इसका रिवर्स भी रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू गिव यू MgO. दिस विल बी लाइक द रिवर्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, ये टाइप समझ में आया आपको? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोटिसेबल टाइप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं आगे फ्यूचर के लिए, हमारे काफी काम आएंगे. नाउ अब नोटिस करना, इस चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मेन ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज रिडॉक्स रिएक्शंस. कितने अमाउंट से कितना बनेगा, कितने अमाउंट से कितना प्रोड्यूस होगा, वो सारा जो मोल कंसेप्ट में अपन लोग एनालिसिस करते थे वैसे ही लाइंस पर. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. अब आप मुझे बताओ दैट मोल कंसेप्ट में आप लोगों ने जब पढ़ा था, क्या आप लोगों से कुछ कुछ रिएक्शंस एक्सपेक्टेड थी कि ये तो आती होंगी और वो क्वेश्चन में लिख के नहीं देते थे? फॉर एग्जाम्पल combustion of a hydrocarbon, acid base neutralization. ठीक है, लाइक कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती थी ना जिनमें मतलब दे वुड नॉट मेंशन इट इन द रिएक्शन इन द क्वेश्चन. आपसे एक्सपेक्टेड होता था कि यार ये तो आता ही होगा. ठीक है, वैसे ही ठीक है, आप लोग नोटिस करना, आप जब इस बुकलेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, इस बुकलेट के चैप्टर में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो कुछ रिएक्शंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें रिएक्शन लिख के नहीं आएगी. ठीक है, दे वोंट मेंशन द रिएक्शन, दे वोंट मेंशन कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे.
and that is because such common reactions, such common oxidizing agents या reducing agents आपसे expected होंगे कि ये तो पता ही है, इनके बारे में तो knowledge है ही सही. Now, अब ये जो knowledge है ये actually अचानक से नहीं डेवलप होती, ये विद टाइम बिल्ट होती है. जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे वैसे ये नॉलेज बिल्ट होती जाएगी. यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड उनके कुछ रिएक्शंस जो आप ऑफन इस चैप्टर में देखोगे. ठीक है, जैसे कि परमैंगनेट आयन जो होता है, ठीक है, ये एक बहुत कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, इसमें मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जो कि खुद रिड्यूस हो जाता है. अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा होता है तो +2 में, न्यूट्रल में होता है तो +4 में, अल्कलाइन स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में होता है तो +6 में रिड्यूस हो जाता है. खुद रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है. ठीक है, जैसे आप नोटिस करोगे, ये वाला एग्जांपल नोटिस करोगे तो इसमें मैंगनीज आयरन को +2 से +3 ऑक्सीडाइज कर रहा है. ठीक है, दूसरा वाला ये एग्जांपल देखोगे तो इसमें मैंगनीज ऑक्सिलेट आयन में जो कार्बन है, ठीक है, उसको +3 से +4 में ऑक्सीडाइज कर रहा है. ठीक है, तो ये ऐसे कॉमन रिएक्शंस आपसे क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट कर लिए जाएंगे. ठीक है, कि ये तो आते ही हैं. जैसे मैं आपको अगर कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं, ठीक है, इफ आई लेट्स से शो यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट. ठीक है, एक बार के लिए मुझे 1 मिनट दो, मैं आपको बुकलेट का एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आपको शायद समझ में भी आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. अरे ये तो मेडिकल वाला खुल गया. हाँ, ये रहा. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है, नोटिस करना, ये क्वेश्चन है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट इन एसिडिक मीडियम. ऐसे क्वेश्चन आपने मोल कंसेप्ट में भी देखे कि कितने मोल्स ऑफ अ रिएक्टेंट कितने मोल्स ऑफ दूसरे रिएक्टेंट को कंज्यूम करेंगे. बट याद है उसमें आपको बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाती थी या रिएक्शन मिल जाती थी और आप बैलेंस कर लेते थे, है कि नहीं. और फिर कोफिशिएंट्स के बेसिस पर आप आंसर कर देते थे, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट. बट मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ गया एंड ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसके लिए ना तो आपको रिएक्शन मिलेगी ना और कोई हिंट मिलेगी. क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में आपसे एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, आप ये नोटिस करोगे तो इस रिएक्शन में आपसे एक्सपेक्टेड होगा दैट यू वुड नो कि जो मैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन है, वो आयरन को +2 से +3 में ऑक्सीडाइज कर देता है और कार्बन इन ऑक्सिलेट आयन को +3 से +4 में ऑक्सीडाइज कर देता है. ये आपसे एक्सपेक्टेड नॉलेज रहेगी while solving such questions. नाउ ये नॉलेज एकाएक अचानक से तो डेवलप होगी नहीं. ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू रेफर टू दिस, द बेटर यू विल बिकम एट इट. ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक परमैंगनेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, HNO3 और X2 यानी कि हैलोजन का फिर भी आप, ठीक है, ऊपर ऊपर से देख सकते हो. ऊपर वाले ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमैंगनेट और डाइक्रोमेट. ये HNO3 और X2 ये मैंने थोड़ा रेफरेंस के लिए डाल दिए. ठीक है, दीज आर जस्ट सम थोड़े एक्स्ट्रा, कभी कभी अगर आ जाए तो. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स में
कहाँ गया, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट्स में आयोडाइड आयन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके वैसे तो ऊपर मैंने सारे KMnO4 K2Cr2 O7 और हैलोजन्स वाले रिएक्शन ऊपर ही लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये I- के रिएक्शन मिल जाएंगे। हाइपो सोल्यूशन, जो ये सोडियम थायोसल्फेट मैंने ऊपर आज डिस्कस किया था, ठीक है, इसके रिएक्शंस, ठीक है, इसके कॉमन एग्जांपल्स। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2 एक्चुअली इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके ये कुछ कॉमन रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड एक दो कॉमन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। एटलीस्ट ये पहले तीन, ये डेफिनेटली आपको ध्यान में रहना चाहिए। बाकी वाले तो चलो ठीक है, जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में, ठीक है, ये पी ब्लॉक पढ़ोगे तब आ जाएगा, ये डी ब्लॉक पढ़ोगे तब आ जाएगा। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस मैंने आपके सामने यहाँ पर इकट्ठा करी हुई है, ठीक है। एंड ये कॉमन जो हमारे ये कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि लैब में यूज होते हैं, ठीक है, ये परमैंगनेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, ये लैब में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, ठीक है। आपको तो खैर अभी लैब करने को मिल नहीं रही है, बट अगर आप लैब करते तो आपको ये कंपाउंड्स का एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करने को मिलते हैं। थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, these आर वेरी कॉमन लैब केमिकल्स। तो इनके जो ये कॉमन रिएक्शंस हैं, ये आपसे एक्सपेक्टेड हैं कि ये आप मुझे आंसर कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में आगे फ्यूचर में अगर रिएक्शन नहीं दिया होगा तो यू वुड स्टिल बी एबल टू refer to this and come up with the equation and then solve the question, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड दिमाग में रखना है। आज के आज अचानक से याद नहीं होता है, आप मान के चलो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस कराता रहूँगा, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में बार बार इसको खोलना, रेफर करना, फाइंड करना वो रिएक्शन को, ठीक है। एंड देन धीरे धीरे विद सम 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड आपको याद होने लग जाएगा, आपको थोड़ा आदत में आ जाएगा कि अच्छा हाँ इसमें ये चीज़ बनती थी और अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे आंसर निकाल पाते थे, ठीक है। समझ में आया ये वाला पार्ट कैसे वर्क करना है, ठीक है। ये मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, ये जो PDF है ना, लिस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, डेफिनेटली देखना, ठीक है। क्लियर है ये? ऑल राइट, ठीक है। देन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना, which is called as balancing of redox reaction, ठीक है। नाउ एज सच थोड़ा फालतू सा ही सब टॉपिक है, ठीक है। आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक दिस सब टॉपिक ऑफ बैलेंसिंग ऑफ redox reactions. However, एक मेथड, ठीक है, मल्टीपल मेथड्स रहेंगे, एक मेथड मैं आपको सिखा दूंगा कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। किस तरीके से वो मेथड वर्क करेगा, क्या उसका तरीका रहेगा, वो आप नोटिस करना। नाउ हम लोग क्यों ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वाला तरीका सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे का रीजन समझना, उसके पीछे का आइडिया समझना। इसके पहले आप लोग मोल कंसेप्ट में बैलेंसिंग कैसे करते थे? हाउ डिड यू यूज टू डू बैलेंसिंग इन मोल कंसेप्ट? सिंपल हिट एंड ट्रायल करते थे और खुश रहते थे, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप वही चीज कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल करके खुश रह सकते हो, ठीक है। बट sometimes it becomes a
problem, especially in some examples like this. ठीक है, can you notice this example? ठीक है, इस एग्जाम्पल में कैसा है, इफ यू विल सी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, हाइड्रोजन, लाइक 5-6 एलिमेंट्स हो गए। तो सब पे एक एक करके इटरेशन ट्रायल करने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, काफ़ी टाइम निकल सकता है। तो इन ऑर्डर टू सेव दैट एफर्ट, एक सिस्टमैटिक तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ, दैट शुड बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, वो तरीका कैसा है आप यहाँ पे नोटिस करना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे वो तरीका। ठीक है, क्विकली ये स्टेप्स कवर कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इजी रहता है। सबसे पहले तो आपने ये रिएक्शन लिखा, ठीक है, यहाँ तक का ये रिएक्शन लिख लो। एसिडिक मीडियम में हो रहा है ये रिएक्शन, को हम लोगों को बैलेंस आउट करना है। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप 1, क्या करना है आपको, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेडॉक्स एटम्स। कैन यू आइडेंटिफाई द रेडॉक्स एटम्स दैट आर देयर इन दिस? ठीक है, थोड़ा सा आप लोग फिगर आउट करो रादर देन मी हेल्पिंग यू इन कैलकुलेटिंग दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, एक बार आप फिगर आउट करो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या रहेंगी। हाँ, क्या आ रहा है यहाँ पर, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन -2, मैंगनीज +7, है ना। FeSO4 में आयरन +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। H2SO4 में हाइड्रोजन +6, सॉरी हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। ठीक है, देन ये MnSO4 में मैंगनीज +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये फेरिक सल्फेट हो गया, आयरन +3, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, +1 -2। राइट, आई होप ये मेहनत आपको समझ में आ गई। कैन यू सी मैंगनीज undergoing a change in oxidation state and iron undergoing a change in oxidation state? बाकी सब एलिमेंट्स कैसे हैं? रेस्ट अदर आर ऑल स्पेक्टेटर, राइट, all the others are spectators। तो अपन ने सेकेंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेडॉक्स स्पीशीज के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, राइट डाउन द हाफ रिएक्शंस यूजिंग ओनली द redox atoms and don't forget to retain their subscript. What do I mean by that? तो हाफ रिएक्शन लिखना है, मतलब एक ऑक्सीडेशन हाफ में अलग लिखूंगा और एक रिडक्शन हाफ में अलग लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, अच्छा चलो यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसमें हाफ रिएक्शन नहीं लिखा, आई हैव जस्ट रिटन रिएक्शन। ठीक है, हाफ मैंने अगले स्टेप में कर दिया। सो आई हैव जस्ट रिटन हियर रिएक्शन यूजिंग रिडॉक्स एटम्स। तो यहाँ पर Mn+2 से +7 से +2 जा रहा है और आयरन +2 से +3 जा रहा है ना, सिर्फ रिडॉक्स एटम से फोकस किया। एंड यहाँ पर नोटिस करना, मैंने रिटेन सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला है। कैन यू सी KMnO4 में मैंगनीज का सबस्क्रिप्ट कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर वो सबस्क्रिप्ट एज इट इज 1 1 1 रह गया है। ठीक है,
1 लिखते नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पर आयरन का सबस्क्रिप्ट 2 था तो वो सबस्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लिखा स्टेप 2। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब स्टेप 3 देखो। स्टेप 3 में क्या करना है? यू हैव टू राइट डाउन द हाफ रिएक्शंस एंड बैलेंस देम। तो इन दोनों को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर लो। ठीक है, इन दोनों को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर लो, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा? Fe+2 से Fe+3 जा रहा है। सब्सक्रिप्ट रिटेन करना, सब्सक्रिप्ट मत भूलना। ठीक है, ये Fe, ठीक है, +2 से +3 जा रहा है और सब्सक्रिप्ट रिटेन करना, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। रिडक्शन हाफ Mn+7 से +2 जा रहा है। ठीक है, अब इनको बैलेंस भी करना जरूरी है। ठीक है, बैलेंस कैसे करना है आपको? एटम्स के टर्म्स में बैलेंस करना है एज वेल एज चार्ज के टर्म्स में बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ में आयरन के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक ही एटम है या 2 एटम है, तो मुझे यहाँ पर एटम बैलेंस करने पड़ेंगे, राइट? तो मैं 2 लिख दूंगा। फिर चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना चार्ज है, 2 × 2 +4, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है ऑक्सीडेशन हाफ में? 2 × +3 +6 चार्ज है। तो इधर +4 चार्ज है, इधर +6 चार्ज है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज करके चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। किधर लिखूंगा मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स? लेफ्ट हैंड साइड लिखूं कि राइट हैंड साइड लिखूं? राइट हैंड साइड में लिखूंगा, ताकि अब भी यहाँ पर चार्ज +4 और यहाँ पर इन सबका मिला के चार्ज +4 हो जाए। ठीक है, तो ये आपने ऑक्सीडेशन हाफ लिखा और उसको बैलेंस कर दिया, बैलेंस इन टर्म्स ऑफ एटम्स एज वेल एज चार्ज। यहाँ पर रिडक्शन हाफ में आपको कैसा दिख रहा है? एटम्स तो बैलेंस्ड है, यहाँ पर भी +7 एक Mn एटम है, यहाँ पर भी एक Mn एटम है। क्या बैलेंस करना है? चार्ज। इधर +7 है, इधर +2 है, कितना इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? 5। किधर लगाऊं मैं, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये भी सोच सकते हो ना कि रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप उससे भी इसको वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही दिखना चाहिए। अच्छा, अब जब ये हो गया तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, स्टेप 4। स्टेप 4 कैसा रहता है आप नोटिस करना। यू शुड कंबाइन हाफ रिएक्शंस। ठीक है, यू शुड कंबाइन हाफ रिएक्शंस सच दैट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो मैं कैसे कैंसिल आउट करूंगा यहाँ पर? हाउ डू आई कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल कंबाइनिंग दीज हाफ रिएक्शंस? मैं पहले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड कर दूंगा, है कि नहीं? तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए राइट हैंड साइड पर, और यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, उनको ऐड कर दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। देन नेक्स्ट स्टेप नोटिस करना, रीराइट द इक्वेशन यूजिंग ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो ये जो Fe2+ जहां से आ रहा था
वो एज इट इज लिख दो, Mn7+ जहां से आ रहा था वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। सारे जो स्पीशीज थे उनको ओरिजिनल, ठीक है, एज इट इज जो ओरिजिनल थे मॉलिक्यूल्स या आयंस वो लिख दो। तो ये Fe2+ कहाँ से आ रहा था? FeSO4 से, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, याद करोगे, ये FeSO4 से आ रहा था। ये Mn+7 कहाँ से आ रहा था? KMnO4 से, ठीक है। ये Fe3+ कहाँ से आ रहा था? ये Fe3+ Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट से, और ये Mn2+ MnSO4 से। तो इनको एज इट इज कन्वर्ट कर दो, ठीक है। कोफिशिएंट जरूर रिटेन रखना, कोफिशिएंट्स मत मिटाना, वो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अदरवाइज। ये 10 FeSO4, 2 KMnO4, 5 Fe2SO4 होल थ्राइस एंड 2 MnSO4, यहाँ तक आपने लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? ऑल राइट। अब इसमें आप नोटिस करोगे दो और स्टेप्स बचे हुए हैं, फटाफट वो दो स्टेप्स देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा उसमें क्या करना रहेगा? एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस अदर स्पेक्टेटर एटम्स, ठीक है। यहाँ पर अभी बैलेंस हुआ नहीं है पूरा, दो दो स्टेप और बचे हुए हैं। इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के जो बाकी स्पेक्टेटर एटम्स हैं उनको आप बैलेंस कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर इफ यू सी, सल्फर एक स्पेक्टेटर एटम है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना सल्फर दिख रहा है? हाउ मच सल्फर इज लुकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? 10, करेक्ट। हाउ मच सल्फर इज लुकिंग ऑन द राइट हैंड साइड? 5 इंटू 3 15, प्लस यहाँ पे भी दिख रहा है ना 2 17, तो कितना डिफरेंस हो गया सल्फर का? 7। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे 7 सल्फर डालने हैं। अब मैं कौन सी ऐसी स्पीशीज डालूं जिससे 7 सल्फर एटम आ जाए? दिख रहा है? मैं 7H2SO4 डाल दूंगा, तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर 7H2SO4 डाल दिए। फिर वो देखो, आप यहाँ पे नोटिस करोगे पोटेशियम एक और स्पेक्टेटर स्पीशीज है ना? पोटेशियम इज अनदर स्पेक्टेटर स्पीशीज। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना पोटेशियम है? 2। राइट हैंड साइड पे कितना पोटेशियम है? नथिंग। तो मुझे राइट हैंड साइड पे अब पोटेशियम इंट्रोड्यूस करना है, तो व्हाट शुड आई ऐड? यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ ऐसा स्पेक्टेटर सा, मैं एक K2SO4 डाल दूंगा यहाँ पर ताकि पोटेशियम बैलेंस हो जाए, है ना? बट ऐसा करने पे मैंने एक सल्फर भी डाल दिया, तो मैं यहाँ पर क्विकली 7 की जगह 8 कर लूंगा। तो नाउ एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, माय अदर atoms, redox atoms and spectator atoms are balanced, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे नोटिस करना, दैट इज स्टेप 7। इसमें हम लोग करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कैसे करते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम? पूरा स्टेटमेंट एक बार सुन लेना। वी यूज H2O एंड H+, ठीक है। ये एक्चुअली एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में हम लोग
ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O एंड H+ यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? We will add desired number of H2O molecule on the oxygen deficient side and double the number of H+ on the opposite side. तो क्या मीनिंग हो गया इसका? अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, मैं ऑक्सीजन की काउंटिंग करूं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? कैन यू क्विकली डू अ काउंट एंड टेल मी कितना ऑक्सीजन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर? 10 इंटू 4 40, 4 40 प्लस 8 48, 48 प्लस 32 80, है ना? 80 ऑक्सीजन आइटम लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं। राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन आइटम्स दिख रहे हैं आपको? 5 इंटू 4 इंटू 3 60, 60 प्लस 8 68, 68 प्लस 4 72, 72 दिख रहे हैं। तो कैन यू सी व्हाट इज योर डिजायर्ड नंबर? व्हाट इज योर डिजायर्ड नंबर? 8 विल बी द डिजायर्ड नंबर। तो अब आपको क्या करना है? आपको डिजायर्ड नंबर जितने H2O ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड पे ऐड करने एंड डबल द नंबर ऑफ H+ ऑन दी ऑपोजिट साइड ऐड करने हैं। ठीक है, ऐसा करने से आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा लास्ट में? जस्ट हाइड्रोजन। ठीक है, सो स्टेप 8 पे आ गए हम लोग। जस्ट हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन को हम लोग को कैसे बैलेंस करना है? एक्चुअली हम लोग हाइड्रोजन को नहीं बैलेंस करेंगे, हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे और उससे हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। तो कैसा रहेगा? विल बैलेंस चार्ज यूजिंग H+ आयंस। इस केस में एक्चुअली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 16 H+ का चार्ज आ गया था। ठीक है, ये सब तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, और राइट हैंड साइड पे भी न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज हो गया? 16 पॉजिटिव और राइट हैंड साइड पे 0। तो मुझे चार्ज बैलेंस करने के लिए कितने H+ डालने पड़ेंगे? यहाँ पे 16 H+ डालने पड़ेंगे एंड एक्चुअली वो इनको कैंसिल आउट कर देगा। तो ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो पिछले स्टेप में बैलेंसिंग हो गई थी मेरी, बट समटाइम्स ये लास्ट वाला स्टेप काम आता है, समटाइम्स नहीं आता है। इस तरीके से आई विल बी बैलेंसिंग माय इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करते हैं, यहीं से मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, हाँ मतलब मुझे थोड़ा फालतू लगता है ये टॉपिक, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, इसका एक आध दो जगह कहीं पे यूज आ जाता है। ठीक है, हाँ हाँ अभी आएगा ना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, आपको वॉल्यूम्स का एनालिसिस करना होगा अभी आगे। अभी पहले बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं ना हर्ष। ठीक है, ये बैलेंसिंग का स्टेप समझ में आए? आप लिख पाए ये बैलेंसिंग के स्टेप्स? ये बैलेंसिंग वाला पार्ट नहीं लिख पाए? चलो ठीक है, बैलेंसिंग वाले पार्ट का नोट्स मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, इतना बैलेंसिंग वाला यहाँ तक का जो है वो, प्लस जो वो रिडॉक्स रिएक्शंस जो थे, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो दो चीजें मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी तो आई एम श्योर आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। ठीक है, तो अभी एज सच कुछ होमवर्क नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और हमें पढ़ने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद यहीं से होमवर्क भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ कौन सा वाला पार्ट कह रहे हो हम? टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वाला ना? अच्छा स्टार्ट वाला, तुम पिछली क्लास में नहीं आए थे क्या? ये वाला टाइप्स के जस्ट पहले, टाइप्स के जस्ट पहले कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? रिडॉक्स रिएक्शंस, हाँ ये वाला।
हाँ ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो ना सर्वेश, फटाफट फटाफट। कहाँ गया H2S2O8 का? और कौन सा चाहिए तुमको? नहीं अच्छा, Na2S2O8 वाला, वो वाले कहाँ गए कहाँ गए? ये एक तो C3O2 वाला था जो तुम कह रहे थे, और कौन सा कह रहे थे? FeSO4 तो मतलब जस्ट कटायन अनायन वाला पार्ट है। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इट्स फेयरली डुएबल। Na2S2O3 वाला ना, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये MT4 के सिलेबस में नहीं है वॉल्यूमेट्रिक? व्हाट नॉनसेंस, आप लोगों का सिलेबस खत्म करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे ये लोग? वॉल्यूमेट्रिक क्यों नहीं है भाई? कब है डेट नेक्स्ट MT की? जुलाई। जुलाई है? अच्छा, उसमें काइनेटिक्स मेंशन किया हुआ है? काइनेटिक्स मेंशन। ओहो, ऐसा कर दिया क्या? हाँ हाँ, प्लानर भेजो मेरे को, अदरवाइज तो फिर काइनेटिक्स करना पड़ेगा अपने को। ये हर साल कैसे बदलते रहते हैं रे। अच्छा, काइनेटिक्स कर दिया। चलो मेरे को एक बार बात करने दो इनसे, अगर काइनेटिक्स होगा तो फिर काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, बट बीच में कैसे चेंज कर दिया? नहीं ऑफ कोर्स वेस्ट थोड़ा ना होगा ये, तो आप लोग लाइक आगे जब काइनेटिक्स के बाद में वॉल्यूमेट्रिक पढ़ोगे तो फिर ये पार्ट आपका यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, नहीं काइनेटिक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब लगेंगे उसमें लेक्चर्स तो लगेंगे, बट इट विल बी नॉट एज बिग एज दी मेनी प्रीवियस चैप्टर्स। ठीक है, चलो फिर एक बार मैं बात करता हूँ, फिर मैं कंफर्म करता हूँ आप लोगों को काइनेटिक्स करना है क्या करना है। ठीक है, अब मोस्टली इन लोगों ने प्लानर में डाल दिया है तो फिर काइनेटिक्स ही करना पड़ेगा, वरना फिर ये रोएंगे कि सर एक बार भेज दिया आप कैसे चेंज करें। इडियट्स दे आर। चल, ऑल राइट डन। और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स?
ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, बाय बाय।